नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक? तो वो कहा जाता है जॉन MC कार्थी। किसे? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। उन्होंने न केवल 1956 के मशहूर डार्ट माउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, बल्कि इस क्षेत्र को एक वैज्ञानिक पहचान भी दी थी। क्या उनका योगदान है? उन्होंने इस शब्द को गढ़ा ताकि मशीनों के सोचने की क्षमता को परिभाषित किया जा सके। हालांकि मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है, लेकिन एलन ट्यूरिंग किसे? एलन ट्यूरिंग को अक्सर कंप्यूटर विज्ञान और AI का सैद्धांतिक पिता माना जाता है। उनके ट्यूरिंग टेस्ट ने यह सवाल खड़ा किया था कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्यूरिंग टेस्ट किससे संबंधित है? अभी आया था ट्यूरिंग टेस्ट, तो वो संबंधित है आपकी मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच की। मशीन में कितनी बुद्धि है, मशीन में सोचने की कितनी क्षमता है। ट्यूरिंग टेस्ट पूरी तरह से इस बात से संबंधित है कि क्या मशीन इंसानी व्यवहार की इतनी सटीक नकल कर सकती है कि उसे इंसान से अलग न किया जा सके। क्या है ट्यूरिंग टेस्ट? 1950 में महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। और इसमें उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? कैसे काम करता है ये टेस्ट? एक मानव जज, एक इंसान और एक कंप्यूटर। जज एक कंप्यूटर स्क्रीन और कीबोर्ड के जरिए दोनों जो मशीन है और इंसान है से सवाल पूछता है। जज को यह नहीं पता होता कि कौन मशीन है और कौन इंसान। अगर मशीन अपने जवाबों से जज को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है कि वह इंसान है, तो मशीन को बुद्धिमान मान लिया जाता है और यह टेस्ट पास कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मशीन लर्निंग का कौन सा प्रकार लेबल्ड डेटा का उपयोग करता है? कौन सा प्रकार है जो लेबल्ड डेटा का प्रयोग करता है? तो वो है आपका सुपरवाइज लर्निंग। कौन सा है? सुपरवाइज लर्निंग। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा किसी शिक्षक की देखरेख में सीख रहा हो। इसमें मशीन को इनपुट के साथ साथ उसका सही उत्तर भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम मशीन को एक फल पहचानना सिखा रहे हैं तो हमें उसे हजारों सेब की तस्वीर दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि यह सेब है। भविष्य में जब मशीन के सामने कोई नई तस्वीर आएगी तो वह अपने पुराने अनुभव के आधार पर पहचान लेगी कि यह सेब है या फिर नहीं, क्योंकि हम उसे सेब ऑलरेडी दिखा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा न्यूरल नेटवर्क का प्रकार है? कौन सा है न्यूरल नेटवर्क का प्रकार? तो वो है आपका CNN। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत ही शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रकार कौन सा है? CNN। इसे विशेष रूप से विजुअल डेटा जैसे चित्र और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज के समय में जब आप अपने अपने फ़ोन में फेस अनलॉक इस्तेमाल करते हैं या गूगल लेंस से चीज़ें सर्च करते हैं, तो उनके पीछे CNN का ही हाथ होता है। अगर आप कोई फेस अनलॉक कर रहे हैं या फिर गूगल लेंस से चीज़ें सर्च कर रहे हैं, CNN कैसे काम करता है? इसके प्रमुख हिस्से हैं कन्वोल्यूशनल लेयर, यह इमेज से मुख्य फीचर जैसे किनारे या कोने निकालता है। पोलिंग लेयर, यह डेटा के साइज को कम करता है ताकि प्रोसेसिंग तेज हो सके। उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर, अंत में यह तय करता है कि फोटो में क्या है, क्या एक बिल्ली है या एक इंसान है या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NLP का पूर्ण रूप क्या है? क्या है NLP की फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर और इंसानी भाषाओं जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, स्पेनिश हो गई आदि के बीच की कड़ी का काम करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है मशीनों को इस काबिल बनाना कि वे इंसानी भाषा को न केवल समझ सके, पढ़ सके, सुन सके, बल्कि उसके पीछे के अर्थ और भावना को भी समझ सके कि उसके कहने का क्या अर्थ है, उसके कहने के पीछे क्या भावना है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब आप एलेक्सा से बात करते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो NLP क्या करता है? टोकनाइजेशन, वाक्य को छोटे छोटे शब्दों या टोकन्स में तोड़ देता है। स्ट्रीमिंग करता है, शब्द को उनके मूल रूप में लाना, जैसे खेलना, खेलेंगे का मूल शब्द खेल है। या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस, उसके बाद यह समझना कि बात खुशी में कही गई है या फिर गुस्से में या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद NER
नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, वाक्य में नाम, जगह, तारीख और खास पहचानों को अलग करता है। कौन? ये एनएलपी। मतलब हमें अलग से बात करते हैं तो पहले वो समझता है कि वो क्या इंसान क्या कह रहा है, उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, वो ये सब समझता है। तो एनएलपी का याद होता है। एनएलपी के बिना आज के आधुनिक एआई मॉडल्स जैसे हम चैट जीपीटी संभव नहीं होते। वे करोड़ों वाक्य को प्रोसेस करके ही यह सीख पाते हैं कि इंसानों की तरह बातचीत कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीप लर्निंग मुख्यतः किस पर आधारित है? कौन सी लर्निंग? डीप लर्निंग। तो वो आधारित है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। क्या? मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। इसे डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूरल नेटवर्क्स की कई परतें होती हैं। ये परतें मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके से प्रेरित है। कैसे होती है इसकी संरचना, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? डीप लर्निंग का इनपुट लेयर, यह वह परत है जहां डेटा मॉडल में प्रवेश करता है। हिडन लेयर्स, यह ही असली जादू होता है। डीप लर्निंग में इन परतों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। यह पर डेटा से अलग अलग फीचर्स निकालते हैं। उसके बाद आउटपुट लेयर, यह मॉडल अपना अंतिम निर्णय या परिणाम देता है। क्या अंतर है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में? इस जो मशीन लर्निंग है इसमें इंसान को मशीन बताना इसमें इंसान को मशीन को बताना पड़ता है कि डेटा में क्या महत्वपूर्ण है। मशीन लर्निंग में इंसान मशीन को बताता है। डीप लर्निंग में यह खुद ही डेटा से फीचर्स निकालना सीख लेती है। इसे जितना ज़्यादा डेटा दिया जाता है यह उतनी ही सटीक होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्फागो किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया अल्फागो? तो वो किया गया डीप माइंड। किसके द्वारा? डीप माइंड। यह इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे विशेषज्ञ नामुमकिन मानते थे। क्या 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 इस अल्फागो ने? गो एक प्राचीन चीनी बोर्ड गेम है जो शतरंज से कहीं अधिक जटिल है। इसमें चालों की संख्या ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं से भी ज़्यादा हो सकती है। 2016 में अल्फागो ने दुनिया के महानतम खो खिलाड़ियों में से एक लीस एडोल को 4:1 से हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसने रिइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया। यह केवल पुराने गेम से नहीं सीखा बल्कि इसने अपने आप से ही लाखों बार खेलकर अपनी रणनीतियाँ विकसित की। अल्फागो की इस जीत पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका अल्फागो। यह दिखाती है कैसे एक मशीन ने अपनी इंट्यूशंस को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एआई में ओवरफिटिंग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है एआई में ओवरफिटिंग का? मॉडल का ट्रेनिंग डेटा पर अत्यधिक फिट होना। क्या है? मॉडल का ट्रेनिंग डेटा पर अत्यधिक फिट होना। जब कोई मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो 100% सटीक परिणाम देता है लेकिन नए डेटा पर पूरी तरह फेल हो जाता है तो उसे ओवरफिटिंग कहते हैं। क्या करते हैं? यह बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए किताबों के सारे सवाल और उनके उत्तर रट ले लेकिन सवाल का थोड़ा सा भी रूप बदल जाता है तो वो उलझ जाता है। क्या कारण और प्रभाव हो सकते हैं? जब हम एक छोटी सी डेटा के लिए बहुत बड़ा और जटिल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो वो अधिक जटिल मॉडल बन जाता है। मॉडल डेटा के मुख्य पैटर्न को सीखने के बजाय उसमें छोटी छोटी गलतियों को भी नियम मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति किस संस्था ने जारी की? किस संस्था ने जारी की भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति? तो वो जारी की नीति आयोग ने। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है भारत को एक एआई गैरेज के रूप में स्थापित करना। नीति आयोग द्वारा ये आपकी जब भारत की राष्ट्रीय रणनीति नीति आयोग द्वारा अभी स्थापित की गई थी 2018 में। रणनीति में मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैट जीपीटी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? किस संगठन में विकसित किया गया चैट जीपीटी? तो वो किया गया है ओपन एआई के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, ग्रेग ब्रोकमैन और लिया स्टकर के जैसे दिग्गजों ने मिलकर की थी। वर्तमान में सैम ऑल्टमैन इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। किसके? ओपन एआई की। वर्तमान में सैम ऑल्टमैन इसके प्रमुख अधिकारी हैं। ओपन एआई ने इसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया था चैट जीपीटी को, जिसके बाद से इसे पूरी दुनिया में एआई की एक नई लहर पैदा कर दी है। फरवरी 2026 तक चैट जीपीटी के दुनिया भर में 800 मिलियन 80 करोड़ से भी ज़्यादा साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर विज़न का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर विज़न का मुख्य कार्य चित्र एवं वीडियो की समझ।
चित्र में वीडियो की समझ है कंप्यूटर विजन का मुख्य कार्य है। यह एआई की वह शाखा है जो मानव दृष्टि प्रणाली की नकल करने की कोशिश करती है कि जो मानव की दृष्टि है वो कैसे काम करती है। कंप्यूटर के लिए एक तस्वीर केवल संख्या को एक पिक्सल होती है। सीवी इन पिक्सल्स के पीछे पैटर्न को क्या है सीवी कंप्यूटर विजन इन पिक्सल्स के पीछे के पैटर्न को पहचानने के लिए डीप लर्निंग और CNN का उपयोग करता है। सबसे पहले कैमरा इस सेंसर के जरिए जो फोटो लेता है, फोटो को साफ करता है और उसके फीचर्स को उभारता है। यह पहचानता है कि फोटो में क्या क्या मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिफोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिवॉर्ड क्या दर्शाता है, तो प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पालतू कुत्ते को कोई ट्रिक सिखाते समय उसे बिस्किट देते हैं या गलती करने पर उसे रोकते हैं, तो प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन देता है एक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सिस्टम में एक चक्र चलता है जिसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं, एजेंट, एनवायरनमेंट और रिवॉर्ड। एजेंट एक्शन क्या है, इस एजेंट वातावरण में कोई काम करता है, उस काम से स्थिति बदलती है। अगर कोई काम लक्ष्य की ओर ले जाता है तो उस एजेंट को पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है। क्या उद्देश्य है इसका, मशीन का एकमात्र लक्ष्य है पूरे खेल या प्रक्रिया के दौरान मिलने वाले कुल रिवॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। इस तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एआई में बायस का क्या अर्थ है, क्या आता है एआई में बायस का, तो एआई में बायस का अर्थ है डेटा से पक्षपात। क्या, डेटा से पक्षपात। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि यदि एआई पक्षपाती है तो उसके निर्णय अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। एआई खुद से पक्षपाती नहीं होता बल्कि वह उस डेटा से यह सीखता है जो हम उसे देते हैं। कैसे एआई में बायस ऐसे आता है, यदि ट्रेनिंग डेटा में किसी एक वर्ग की संख्या ज़्यादा है और दूसरे की कम, तो एआई केवल बहुसंख्यक वर्ग को ही सही मानेगा। कभी कभी एल्गोरिथम के डिज़ाइन में ऐसी कमियां होती हैं जो उसे कुछ खास परिणामों को प्राथमिकता देती हैं। डेटा इकट्ठा करने वाले इंसानों की अपनी पसंद नापसंद अनजाने में डेटा का हिस्सा बन जाती है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, रिक्रूटमेंट टूल्स, फेशियल रिकॉग्निशन और एड टारगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IBM का कौन सा एआई सिस्टम क्विज शो जीतने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा एआई सिस्टम है जो क्विज शो जीतने के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका वॉटसन। कौन सा वॉटसन, IBM वॉटसन। फरवरी 2011 में वॉटसन ने अमेरिका के लोकप्रिय क्विज शो जियोपार्डी में हिस्सा लिया और इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरेटिव एआई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, जनरेटिव एआई का मुख्य उपयोग तो वो किया जाता है नया कंटेंट बनाने के लिए, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो, कुछ भी हो गया, नए कंटेंट बनाने के लिए। यह एआई की एक ऐसी जादुई शाखा है जो इंसानी रचनात्मकता की नकल करती है। यह कई रूपों में कंटेंट तैयार कर सकता है, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, ऑडियो या म्यूजिक होगा या वीडियो जनरेशन हो गया। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपके क्वेश्चंस, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।